हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन, ह्यूमैनिटी क्लासेस। गाइस, आपको पता है कल ही हमने टॉपिक किया था स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी का। ठीक है, उसमें मैंने बताया था स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या हैं, हमें कैसे यूनिट्स ड्राइव करनी है। उससे हमने सीखा था कि वेक्टर क्वांटिटी में कैसे डायरेक्शन मैटर करती है। ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी में पढ़ता है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, देन उसके बाद हमने आपको स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इसके बारे में बताया था कि इसकी यूनिट्स कैसे निकालनी होती हैं। तो आई थिंक आपको इससे आइडिया हो गया होगा कि आपको किसी चीज़ के अगर यूनिट्स निकालने हैं तो वो कैसे निकालने हैं, और डिटरमाइन करना है कि स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, वो कैसे आपको पता लगेगा। ठीक है, अब गाइस हमारा जो सेकंड लेक्चर है उसमें मैं सबसे पहले आपको दो नोट्स लिखवा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले नोट है कल कल के साथ ही रिलेटेड है। हमने वेलोसिटी पढ़ा था, आज हम उसके रिलेटेड हमने एक नोट लिखा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि अगर हम इक्वल डिस्टेंस कवर करें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो समझ लो कि हमारा ये क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। एक्चुअल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लिखा है, क्योंकि वेलोसिटी में आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी है तो हम डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। कल आई थिंक जिसने कल की वीडियो देखी है उसको समझ आ गया होगा कहाँ पे डिस्टेंस यूज़ करना है और कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यूज़ करनी है। ठीक है, अब देखो, अगर इसको समझो यहाँ पे, अगर मान लो अगर मैं ये जो पोर्शन देख रहे हो ए से बी की तरफ जा रहा हूँ, ए से बी की तरफ जाने पे अगर मेरे को 10 मीटर डिस्टेंस कवर करना है, अगर मैं 2 सेकंड में कवर कर रहा हूँ, फिर आगे बी से सी जाने में मुझे फिर से 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है 2 सेकंड में। इसका मतलब मैं क्या करूँ कि जितना मैं डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ, अगर 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ तो 2 सेकंड ला रहा हूँ, अगले 10 मीटर से कवर कर रहा हूँ तब भी 2 सेकंड ला रहा हूँ, देन अगले 2 मीटर मैं फिर से कवर कर 10 मीटर कवर करूँगा तो मुझे फिर से 2 सेकंड लगेगा। मतलब कि मैं एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा हूँ, एक बराबर वेलोसिटी से जा रहा हूँ, मेरी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर ऐसा नहीं होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर पहले ए से बी जाने पे अगर मैं 10 मीटर कवर कर रहा हूँ 2 सेकंड में, देन बी से सी जाने में मैं कवर कर रहा हूँ 3 सेकंड्स में, ठीक है, वही 10 मीटर का डिस्टेंस, तो मतलब मेरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, तो वो उसको जो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी उसको हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। फाइन, देन अब नेक्स्ट नोट था ये एवरेज वेलोसिटी वाला। ये क्वेश्चन मुझे सब ऑडिटर के एग्ज़ाम में आया था, सब ऑडिटर के एग्ज़ाम में आया था। देखो कैसे, अगर आपने ए से बी और बी से सी ये दोनों इक्वल फासले हैं, ठीक है, बट उसमें क्या है, ए से बी जाने में आपकी वेलोसिटी v1 थी, बी से सी जाने में आपकी वेलोसिटी ए से बी जाने में आपकी वेलोसिटी थी v1 और बी से सी आपकी वेलोसिटी थी v2। मतलब v1 आपकी हो सकती है 10 मीटर पर सेकेंड, v2 में भी हो सकती है आपकी 30 मीटर पर सेकेंड, तो दोनों वेलोसिटीज़ अलग है ना। अगर ऐसा केस आ जाए तो बोले कि आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो आप एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे, ये रिलेशन से, टू ट्वाइस ऑफ v1 मल्टीप्लाई बाई v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। फाइन, देन अब हम आ जाते हैं आपने आज के टॉपिक पे। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा क्या है, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स के लॉ। ठीक है, न्यूटन्स के लॉ आपने 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो आप ये। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है जो आपका, वो है न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ आपका क्या बोल रहा है, एवरी बॉडी कंटिन्यूज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ये वाला लाइन आप देखो, ये वाला पूरा जो लिखा है। ठीक है, स्टेट और यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एंड एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ओवर इट। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी मेरी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक मैं उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के हिलाऊं ना। अगर मेरी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, अगर मतलब वो अगर किसी मोशन में है, तब वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक मैं उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको रोकूँ ना। ठीक है, अब आपको ये बात समझ आ रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो जैसे आपकी एक बुक है, अगर एक टेबल पे पड़ी हुई है तो वो काफ़ी देर तक टेबल पे ही पड़ी रहेगी, चाहे 2 3 साल 4 साल निकल जाए, ठीक है, वहीं पड़ी रहेगी। तब तक वहीं पड़ी रहेगी जब तक कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स आके उसको नहीं लगाएगा। मतलब जैसे मैं उसको जाके हिलाऊंगा, मतलब मैं उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ, तो वो जाके तब जाके हिलेगी अपनी जगह से। इसी तरह अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, ठीक है, जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के हम रोकेंगे नहीं। आई होप आपको ये लॉ समझ आया होगा। इस लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी होते हैं। कई बार क्वेश्चन सीधा आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया, तो वहाँ पे बहुत सारे न्यूटन फर्स्ट लॉ और भी कोई किरचॉफ्स लॉ, ऐसे कुछ बहुत सारे ऑप्शन दे देगा। आपने समझना लॉ ऑफ इनर्शिया आपका क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ है आपका। ठीक है, तो अब आ गया आपका नेक्स्ट आ जाता है न्यूटन सेकंड लॉ। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ हमें क्या बोलता है, देखो ये वाली डेफिनेशन पे फोकस करो पहले।
ये वाली डेफिनेशन पे फोकस करो। ये बोल रहा है हमें द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। कहने का मतलब है, अगर मैंने आपको कल भी बताया था, जब भी किसी चीज़ के साथ रेट वर्ड यूज़ होता है, तो रेट वर्ड यूज़ होता है तो मतलब हम उस चीज़ को टाइम से डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, टाइम से डिवाइड करने वाले हैं। अब देखो, अब ये, अब आप बोलोगे मोमेंटम क्या चीज़ है सर, आपने कल पढ़ाई नहीं हमें, ये मोमेंटम क्या है। अब मोमेंटम यहाँ पे इस जगह पे फोकस करो, ये इस जगह पे फोकस करो। ठीक है, मोमेंटम कुछ नहीं है, मोमेंटम होता है हमारा क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्या होता है हमारा क्वांटिटी ऑफ मोशन, के कोई ऑब्जेक्ट कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस करता है अपने अंदर। ठीक है, पी कुछ नहीं है, पी जो है वो प्रोडक्ट है किसका, मास और वेलोसिटी का। ये देखो एम इंटू वी है ना वेलोसिटी। अब आप पूछोगे एरो क्या है, एरो मतलब ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, ये वेक्टर्स बनाए हुए हैं हमने ये। अब ठीक है ना, अब आपने देखो मास और वेलोसिटी। मास हमारा कांस्टेंट रहता है किसी भी अगर ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं खुद की एग्जांपल ले लो, जैसे आप खुद हो और आप रन करते हो, और आप रन करते हो तो आपके भागने से आपका वज़न जो है वो क्या, मतलब अगर कुछ टाइम की बात करें तो आपका वज़न क्या रहेगा, तो कांस्टेंट रहने वाला है वज़न आपका। पर आप स्पीड अपनी कम या ज़्यादा कर सकते हो ना। ठीक है, इसलिए वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो मास तो कांस्टेंट रहने वाला है। पहले इतना कंसेप्ट आपको आ गया समझ। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। अब आगे आते हैं, अब देखो ये जो डेफिनेशन ने क्या बोला है, डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मैं उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, ये वाले रिलेशन पे फोकस करना गाइज, ये वाला। अगर मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूँ तो वो फोर्स किसके इक्वल होगी, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो डी पी बाई डी टी, कल भी किया था ना हमने ये। ठीक है, ये एक मतलब है डी पी मतलब चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। मोमेंटम में चेंज आएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा। ठीक है, अब मोमेंटम का फार्मूला आपको पता, अभी हमने यहाँ से किया, एम बी पुट कर दो, ये वैल्यू इधर आ गया ना, पुट की वैल्यू, तो पी की वैल्यू एम बी है। देखो ये था ना पी की जगह एम बी डाल दिया। मैंने बोला था मास कांस्टेंट है, तो मास हम यहाँ पे बाहर ले लेंगे, ये मास हमने बाहर ले लिया, तो बचा क्या पीछे, वी। ये वाली चीज़ है ना, वी और बाई डी टी रह जाएगा। और डी वी बाई डी टी क्या है, डी वी बाई डी टी हमने कल किया था। ये डी वी बाई डी टी क्या है, हमारा एक्सेलरेशन होता है। डी वी बाई डी टी हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो मास डी वी बाई डी टी को हम ए लिख लेंगे, कल किया था ना, एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एम ए आ जाएगा ये। ठीक है, अब पहले देखते हैं इसकी यूनिट कैसे निकालनी है। देखो मास को किस में मेज़र किया जाता है, केजी में। ये रिलेशन पे देखो, ये चीज़ पे देखो, मास को किस में किया जाता है, केजी में। एक्सेलरेशन को किस में मेज़र करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो यही चीज़ हमने लिख दी। अब यहाँ पे आओ, देखो अभी हमने ये रिलेशन बनाया ना, ये वाला फोर्स इज़ इक्वल टू एम ए। ये चीज़ यहाँ से बनाई ना हमने, ये चीज़ हमने यहाँ पे यहाँ तक आए, यहाँ ये बनाई ना हमने, ये चीज़ को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये लिख लिया, एफ इज़ इक्वल टू एम ए, यानी फोर्स जो है वो किसका प्रोडक्ट है, मास और एक्सेलरेशन का। ठीक है, इसकी जो एसआई यूनिट रहेगी, वो एसआई यूनिट क्या रहने वाली है इसकी, एसआई यूनिट इसकी अभी हमने निकाली यहाँ पे, ये अभी हमने फाइंड की इसकी एसआई यूनिट, ये फाइंड किया एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट इज के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, देन इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, जो ये बनाई है ना हमने, ये वाली ये चीज़ बनाई है के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि हम जो फोर्स को किस में मेज़र करेंगे, न्यूटन में मेज़र करेंगे। जब भी कोई बात करेगा फोर्स इज़ मेजर्ड इन न्यूटन, देयरफॉर द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज़, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज़ आ जाएगी न्यूटन। ये ठीक है, ये आ गया आपका न्यूटन। ठीक है, अब देखो गाइस, अब आगे हम आ जाते हैं न्यूटन थर्ड लॉ पे। न्यूटन थर्ड लॉ आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। न्यूटन का टू एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जब भी हम कोई एक्शन करते हैं तो हमें उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन भी मिलता है। फॉर एग्जांपल इसका, अगर हम बॉल अगर वॉल पे थ्रो करते हैं तो हमने फोर्स लगाई बॉल पे, हमने एक्शन किया, तो वॉल से वापस बॉल हमारी तरफ आएगा। ठीक है, तो मतलब ये हमें अपोजिट रिएक्शन मिला, और जितना हम फोर्स हमने लगाई होगी उतना ही हमें वॉल की तरफ से भी हमें फोर्स वापस मिलेगी। ठीक है, इक्वल होगी और अपोजिट होगी, ये आपने बहुत जगह पढ़ा होगा। ठीक है, देन अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट नेक्स्ट वाली पे आ जाते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है, देखो एक नोट लिखा है मैंने, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड द सेकंड थर्ड लॉ, सॉरी न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ जो हैं ये कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द सेकंड लॉ।
ठीक है, ये दोनों लॉ जो हैं फर्स्ट और थर्ड लॉ, ये सेकंड लॉ से हम डिराइव कर सकते हैं। इसका डेरिवेशन होता है 11th क्लास में, आपको देखना होगा बहुत एक पेज का डेरिवेशन है। पहले हम फर्स्ट लॉ करते हैं, फिर सेकंड करते हैं, थर्ड करते हैं, सॉरी। उससे हम बता सकते हैं कि सेकंड लॉ से हम ये दोनों लॉ फर्स्ट और थर्ड लॉ को फाइंड कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं, ये हमारे जो होते हैं, इसलिए हम सेकंड लॉ को बोलते हैं ये मोस्ट फंडामेंटल लॉ है। और आपको ऑप्शन आ जाए विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट फंडामेंटल लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और ऑल द अबव, तो आपने सेकंड को लगाना है इफ़ अगर मोस्ट फंडामेंटल लॉ लिखा हुआ है तो। ठीक है, ये चीज़। देन अब गाइस आ जाते हैं, एक और नोट है आपका सिंपल सा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ये नोट है आपका। ये चीज़ सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है। अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो सेंट्रीपिटल पे आते हैं पहले। सेंट्रीपिटल फोर्स वो होती है जो टूवर्ड द सेंटर होता है जब हम सर्कुलर मोशन में होते हैं। जब हम क्या होंगे, सर्कुलर मोशन में होंगे। तो सर्कुलर मोशन में होंगे तो ये मतलब कि देखो यहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे आ जाओ, ये वाली फिगर देखो। जब हम सर्कल में घूम जब हम मूव करते हैं, मोशन में होते हैं, जब सर्कुलर मोशन में होते हैं, तो एक फोर्स जो होती है टुवर्ड द सेंटर लगती है। देखो एरो बनाए हुए हैं यहाँ पे, एरो सेंटर की तरफ लगती है। इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, देखो अब मैंने एक बात भी बोली थी, अगर न्यूटन थर्ड लॉ हमें क्या बोलता है, अगर हमारी फोर्स एक डायरेक्शन में है तो उसकी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स भी लगेगी। और ये जो अपोजिट फोर्स है ना, अब अगर अंदर की तरफ फोर्स लग रही है तो बाहर की तरफ भी फोर्स रहेगी। सेंटर अगर सेंटर की तरफ लग रही है तो सेंटर से बाहर की तरफ भी जाएगी। उस फोर्स को हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे हम, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों पेयर में एग्जिस्ट करती हैं। मतलब अगर एक सेंटर की तरफ लगेगी तो उसी टाइम पे सेंटर से बाहर की तरफ भी एक फोर्स लगेगी। फाइन, अब आ जाओ आप इस रिलेशन पे। ये आपकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है, जो ये लगती है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल का जो फार्मूला है वो है एम बी स्क्वायर अपॉन आर। एम आ गया मास, वी आ गई जो हमारी वेलोसिटी होगी, और आर आ गया हमारा रेडियस। ठीक है, यह आ गया हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आ गया। देन अब आ जाते हैं हम, अगला नेक्स्ट कंसेप्ट है जो हमारा, वो है हमारा इम्पल्स। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है इम्पल्स। अब इम्पल्स क्या है, देखो आपने ये चीज़ पढ़ी थी अभी सेकंड लॉ में पढ़ी आपने, एफ इजिकल टू एम में। ए को हम डी वी बाई डी टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो डी वी बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या कर लिया, हाँ ये चीज़ हमारे पास बन गई। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा भी लिख सकते हैं, डी नहीं लिखना तो डेल्टा भी लिखते हैं। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, स्मॉल चेंज। तो डेल्टा टी मतलब स्मॉल चेंज इन टाइम, डेल्टा वी मीन्स स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। अब इस रिलेशन के और देखो, यहाँ पे डेल्टा टी डिवाइड में है ना, इस रिलेशन में डेल्टा टी डिवाइड में है, ये ऊपर जाके एफ़ के साथ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एफ़ इंटू डेल्टा टी, पीछे क्या रहेगा, एम डेल्टा वी। आई होप आपका मैथ्स अच्छा होगा। अब देखो, अब मैंने वो क्या बोला था, डेल्टा वी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, ये रिलेशन है चेंज इन वेलोसिटी का। ठीक है ना, चेंज इन वेलोसिटी क्या है, ये है वी टू माइनस वी वन। मतलब चेंज ही कर रहे हैं ना हम, कोई चीज़ है, अगर वी टू मेरी 10 है तो वी वन मेरी क्या है, 3 है, तो 10 में से 3 निकालेंगे 7, तो ये मेरा चेंज आ रहा है। ठीक है, ये मैंने वी टू माइनस वी वन लिख दिया। तो अगर इस m को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये पहले m वी टू के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये चीज़ पे देखो, m पहले वी टू के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन वी वन के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये जो, अब देखो m, अब आपको ये याद होगा अभी हमने पीछे किया था, ये एम वी किसके इक्वल होता है, पी मोमेंटम के इक्वल होता है ना। तो चेंज इन मोमेंटम आ रहा है, देखो ये मोमेंटम क्या है, एम वी टू माइनस एम वी वन, तो ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम आ रहा है। तो चेंज इन मोमेंटम जो है उस वो किसके, जो इसी चेंज इन मोमेंटम को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स। ठीक है, एक बात याद रखना, न्यूटन सेकंड लॉ में हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, वहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोला था, यहाँ पे मैंने क्या बोला, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो, उसको हम क्या बोलेंगे, इम्पल्स बोलेंगे। तो पर ये इस रिलेशन के थ्रू जो डेल्टा टी था, ये वाला, ये रिलेशन के थ्रू जो डेल्टा टी था वो एफ़ के साथ यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया था। तो पीछे क्या बचा था मेरे पास, तो ये तो बचा था चेंज इन मोमेंटम, ये तो बची थी मेरे पास चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, इस चेंज इन मोमेंटम को हम क्या बोलेंगे, इम्पल्स। देखो ये इक्वेशन मैंने रिवर्स करके लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड राइट पे लिख दिया, राइट वाली लेफ्ट पे लिख दिया। ठीक है, अब देखो चेंज इन मोमेंटम एम वी टू एम वी वन, इसको हम इम्पल्स बोलते हैं, ये वाला रिलेशन। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया, इम्पल्स इज इक्वल टू है किसके इक्वल, ये देखो एल एच एस में किसके इक्वल है, एफ इंटू डेल्टा टी के इक्वल है। यहाँ पे लिख दो एफ इंटू डेल्टा टी। और अब एफ़ को किस में मेज़र करते हैं हम, न्यूटन में, और टाइम को किस में मेज़र करते हैं, सेकंड में। ठीक है ना, एफ़ को मेज़र करते हैं न्यूटन में, टाइम को सेकंड में। तो इसलिए इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन सेकंड।
ठीक है। और आपसे पूछे न्यूटन इम्पल्स क्या चीज़ है, तो आपने इसको बोलना है रेट ऑफ चेंज नहीं, सॉरी, आपने इसको बोलना है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को हम क्या बोलेंगे, इम्पल्स बोलेंगे, और इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन सेकंड। सेम याद आपको, आई होप ये समझ आ गया कि इम्पल्स हमने न्यूटन सेकंड लॉ से डिराइव कैसे किया। ठीक है जी। अब गाइस आप आ जाओ हमारे अगली लास्ट जो आज का है उस पर फोकस करते हैं। देखो आज हमारे जो नेक्स्ट है वो भी ये भी फोर्स के टॉपिक चल रहे हैं सारे। तो अभी हम कर देखेंगे फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन पे अब आपने देखना है फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन कुछ नहीं है, फ्रिक्शन क्या है, देखो जब ये अपोजिट फोर्स है ना, ये अपोजिट फोर्स होती है। जब भी कभी चीज़ मोशन में होगी ना, तो उसको एक कोई अपोजिट फोर्स लगेगी जो उसको रोकने की कोशिश करेगी, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, ये डेफिनेशन के थ्रू। ठीक है, opposite force opposite force comes into play when a body tends to move over the surface of another body। जब भी कोई बॉडी किसी दूसरी चीज़ के ऊपर मूव करने की कोशिश करेगी, तब उसको एक अपोजिट फोर्स जो उनके कांटेक्ट होगा, फिर कांटेक्ट पोर्शन होगा ना, जहाँ पे कांटेक्ट कर रहे होंगे दोनों बॉडी, वहाँ पे एक अपोजिट फोर्स लगेगी जो एक बॉडी के मोशन, जो दूसरी बॉडी है वो पहली बॉडी के मोशन को अपोज करेगी। उस अपोजिट फोर्स को हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन बोलेंगे। अब बात आती है आपकी फ्रिक्शन होती कितने टाइप की है। तो अब सबसे पहले आ गई आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक वर्ड मतलब आप याद रखना, स्टैटिक वर्ड ये आ गया स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक वो आपने अपने यहाँ से याद रखना, स्टैटिक होता है रेस्ट, कोई भी चीज़ रेस्ट में है। मतलब कोई बॉडी है, ये जैसे ये बॉडी है, इसको मैं फोर्स लगा रहा हूँ, पर ये अभी अपनी जगह, अभी मेरी फोर्स में उतना दम नहीं है कि अपनी जगह से हिल पाए। इसका मतलब कि फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे ज़्यादा है, जो मतलब जिस सरफेस के ऊपर हमने ये रखा हुआ है, तो ये जो सरफेस है वो अपोजिट फोर्स ज़्यादा लगा रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई स्टोन, मतलब कोई स्टोन पड़ा हुआ है, अगर बहुत हैवी स्टोन है, अगर मैं उसको फोर्स लगा रहा हूँ वो मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब नीचे से जो ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर है स्टोन, तो ग्राउंड उसको अपोजिट फोर्स लगा रहा है। इस समय जो फ्रिक्शन आ रही है, जब तक मेरी बॉडी मूव नहीं करेगी, उस चीज़ को हम बोलेंगे ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, मतलब अभी तक वो रेस्ट में ही है। देन अब बात आते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये वाला पोर्शन देखो, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलता है एट द वर्ज ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ मोशन। अब मतलब कि हमने, जैसे एक स्टोन था मेरे पास, वो बहुत हैवी स्टोन था, ग्राउंड के ऊपर था। अब पहले तो मैं सिंगल अकेले लगा रहा था फोर्स, सिंगल फोर्स लग रही थी, तो वो नहीं मूव कर था। अब मैंने 4-5 बंदे और बुला लिए साथ में, अब मैं उसको मूव कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वो उतनी स्टेज पे पहुँच गया है कि अगर अगर और थोड़ी सी फोर्स लगी तो वो मोशन में हो जाएगा। वो जो वर्ज होता है ना, हद होती है जहाँ से मोशन स्टार्ट होगा, ठीक है, वो जो होती है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होती है वो मैक्सिमम पॉइंट होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का, ठीक है, और मिनिमम पॉइंट होता है रोलिंग फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन का। ठीक है, ये बात याद रखना। अब बात आ जाती है हमारी रोलिंग फ्रिक्शन की। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है भाई, जब बॉडी किसी चीज़ के ऊपर रोल करे। फॉर एग्जांपल हमारी कार्स, बाइक्स, ये जो हैं, ये क्या, इनके टायर लगे हुए हैं, ये रोल करते हैं रोड के ऊपर। तो रोल कर रहे हैं, तो जो रोड है वो, ये वाली एग्जांपल देखो, जो रोड है वो क्या कर रही है, अपोजिट फोर्स लगाएगी। ये रोड हमें क्या लगाएगी, अपोजिट फोर्स लगाएगी। तो ये इस समय जो हमारी जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगी, इसको हम क्या बोलेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। ठीक है, सिंपल है ये। अब बात आती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब है जब कोई बॉडी स्लाइड करेगी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास ये वाला एक बोर्ड था, ये बोर्ड को मैंने इसके ऊपर एक रखा हुआ था, मान लो एक ब्रिक रखी हुई है। जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट किया ऊपर की तरफ, तो ये नीचे की तरफ स्लाइड करेगी। जब वो स्लाइड करेगी, तो उस समय जो ये जो सरफेस है, जो बोर्ड है, ये सरफेस है, ये सरफेस क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में इसको जो अपोजिट फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, उसको हम बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। जब बॉडी स्लाइड करेगी तब स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जब रोल करेगी रोलिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन से भाई, ये क्वेश्चन भी एक एग्ज़ाम में मैं आज कर चुका हूँ। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, इसमें क्वेश्चन ऐसे नहीं आया था कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है। लिमिटिंग फ्रिक्शन का क्वेश्चन ऐसे आया था कि जो द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम कहाँ पे है, ठीक है ना, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ है। जब मान लो जैसे ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है, आप इसको फोर्स लगा रहे हो ना, एफ़, ठीक है। अब मैंने मान लो कि मेरे को पता है कि इसको अगर मैं 5 न्यूटन की फ़ोर्स लगाऊंगा, तो 5, एक फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर 5 न्यूटन की फ़ोर्स लगाता हूँ, तो ये क्या करेगा कि वहाँ तक ये मूव नहीं करेगा। जैसे 5 से एक भी पॉइंट ऊपर हुआ, तो ये बॉडी क्या करेगी, स्लाइड करना शुरू हो जाएगी। तो मतलब 5 मेरा क्या है, एक हद है, 5 तक मैं, मेरा बॉडी मूव नहीं कर, जैसे ही 5 से ऊपर जाएगा,
या 5.1 या 5.2 होगा तो मेरी बॉडी मूव करनी शुरू हो जाएगी। तो मान लो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या था 5, तो पर रोलिंग फ्रिक्शन का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो क्या था 5। ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है ये एक बाउंड्री है जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम पॉइंट है, और हमारे जो जब बॉडी मोशन में आएगी, चाहे वो रोलिंग में हो चाहे वो स्लाइडिंग में हो, जैसे मोशन में आएगी उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा ये। ठीक है। सो गाइज आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। फॉर यू गुड फ्यूचर, वैसे ही मेहनत करते रहो, हमारे साथ स्टक रहो इस चैनल पे। जो कंसेप्ट आपके नहीं क्लियर होंगे वो हम कोशिश करेंगे पूरी तरह से कवर कराने की। थैंक यू गाइज, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।